अरस्तु, वो विचार जिसने दुनिया बदल दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2400 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसके दिमाग ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया? एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक, एक तर्कशास्त्री, एक राजनीतिक विचारक और एक कला समीक्षक भी था। एक ऐसा गुरु जिसने दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक सिकंदर महान को शिक्षा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरस्तू की, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उनकी सोच इतनी गहरी और इतनी विशाल थी कि आज भी विज्ञान से लेकर राजनीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक उनके विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, ये ऑडियो बुक थोड़ी विस्तृत होने वाली है क्योंकि अरस्तू का जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को आप आराम से ठहराव के साथ सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक खोज है जो आपको सोचने के नए तरीके सिखाएगी। तो चलिए, समय की नाव पर सवार होकर चलते हैं प्राचीन ग्रीस के उस सुनहरे दौर में और मिलते हैं उस महान विचारक से जिनका नाम है अरस्तू। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2400 साल पहले, जब ग्रीस यानी यूनान दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। इसी दौर में 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के एक छोटे से शहर स्टेगेरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जिसे दुनिया आगे चलकर अरस्तू के नाम से जानने वाली थी। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां ज्ञान और विज्ञान की बातें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। उनके पिता निकोमाक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मैसिडोनिया के राजा अमिंटास तृतीय के निजी चिकित्सक थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस घर में राजा के डॉक्टर रहते हों वहाँ का माहौल कैसा होगा। वहाँ दवाइयों, जड़ी बूटियों और इंसानी शरीर की बनावट पर चर्चा होना आम बात होती है। इसी माहौल ने बचपन में ही अरस्तू के मन में चीज़ों को गहराई से देखने और उनके पीछे के कारण को जानने की आदत डाल दी। वे अपने आसपास की दुनिया को समझने में लगे रहते। वे हर समय सवालों से घिरे रहते कि ये दुनिया कैसे काम करती है, तारे क्यों चमकते हैं, इंसान क्यों सोचता है। 17 साल की उम्र में सपनों और सवालों से भरे इस नौजवान ने ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र एथेंस की ओर कदम बढ़ाया। उनका एक ही मकसद था, प्लेटो की एकेडमी में शामिल होना, जो समय की सबसे उच्च यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। जब अरस्तू वहां पहुंचे तो अपनी बुद्धिमानी और सीखने की लगन से उन्होंने सबको हैरान कर दिया। प्लेटो खुद उनसे इतने प्रभावित हुए कि वे अरस्तू को एकेडमी का मस्तिष्क कहने लगे। अरस्तू ने अगले 20 साल प्लेटो की एकेडमी में बिताए। ये दौर उनके जीवन की नींव रखने वाला दौर था। एक तरफ उनके पिता से मिली वैज्ञानिक सोच थी जो हर चीज का सबूत मांगती थी, और दूसरी तरफ उनके गुरु प्लेटो की आदर्शवादी सोच थी जो मानती थी कि असली दुनिया हमारे विचारों में है और ये भौतिक दुनिया तो बस एक परछाई है। इन दोनों महान विचारों की टकराहट ने अरस्तू के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी पैदा की जो आगे चलकर दर्शन की दुनिया में एक ज्वाला बनने वाली थी। अरस्तू अपने गुरु का सम्मान करते थे, लेकिन वे उनकी परछाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। जहां उन्हें लगता था कि प्लेटो गलत हैं, वहां वे अपनी बात रखने से नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि प्लेटो मेरे दोस्त हैं, लेकिन सत्य मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने अरस्तू के जीवन को बदल दिया। 20 साल तक गुरु की सेवा करने और सबसे योग्य शिष्य होने के बावजूद जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो एकेडमी का प्रमुख अरस्तू को नहीं बल्कि किसी और को बना दिया गया। ये उनके लिए गहरा आघात था। जिस जगह को उन्होंने अपना घर माना था, वहीं उन्हें पराया महसूस कराया गया। दुखी होकर उन्होंने एथेंस त्यागने का फैसला किया और एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी अपमान और असफलता ही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। एथेंस से निकलने के बाद अरस्तू के अंदर वो वैज्ञानिक जागा जो बचपन में उनके पिता ने जगाया था। वो लेस्बोस नामक द्वीप पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना सारा ध्यान जीव जंतुओं के अध्ययन में लगा दिया। वो घंटों समुद्र के किनारे बैठकर मछलियों और समुद्री जीवों को देखते रहते। उस जमाने में जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, उन्होंने कटल फिश की शारीरिक नचना और डॉल्फिन जैसे जीवों का इतना सटीक वर्णन किया कि आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। उन्होंने मुर्गियों के अंडों को खोलकर चूजे के विकास को देखा, जो दुनिया में भ्रूण विज्ञान की शायद पहली स्टडी थी। अरस्तू अब सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि दुनिया के पहले महान जीव विज्ञानी बन चुके थे। इसी बीच इतिहास ने एक और करवट ली। मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने, जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखते थे, अरस्तू को एक खास काम के लिए बुलाया। उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजकुमार
13 साल के सिकंदर का गुरु बनना था। एक दार्शनिक और एक भावी विश्व विजेता का यह मिलन अद्भुत था। अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि उसे होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसे के जरिए वीरता और नैतिकता के पाठ पढ़ाए। उन्होंने उसे राजनीति का ज्ञान दिया ताकि वो समझ सके कि एक अच्छा राज्य कैसे चलाया जाता है। उन्होंने सिकंदर के अंदर ज्ञान की ऐसी प्यास जगाई कि जब सिकंदर अपनी विश्व विजय यात्रा पर निकला तो वो अपने साथ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की एक पूरी टीम लेकर गया। जब सिकंदर राजा बन गए और अपने अभियान पर निकल गए तो अरस्तु का काम पूरा हो चुका था। 50 साल की उम्र में अरस्तु एक बार फिर एथेंस लौटे, लेकिन इस बार वो एक छात्र नहीं बल्कि एक महान गुरु बनकर लौटे थे। उन्होंने एथेंस में अपनी खुद की स्कूल खोली जिसका नाम था लाइसियम। ये स्कूल प्लेटो की एकेडमी से अलग था। ये एक रिसर्च सेंटर था जहां विज्ञान, इतिहास और राजनीति पर शोध होता था। अरस्तु यहां अपने छात्रों के साथ बगीचे में टहलते हुए शिक्षा देते थे, इसीलिए उनके अनुयायियों को पेरिपेटेटिक्स यानी टहलने वाले कहा जाने लगा। यहीं लाइसियम में अरस्तु ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने इंसान को सही तरीके से सोचने की कला सिखाई, जिसे हम तर्कशास्त्र या लॉजिक कहते हैं। उन्होंने बताया कि हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, लेकिन सही फैसला तर्कों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने सिलोजिज्म का सिद्धांत दिया, जैसे कि अगर हम जानते हैं कि सभी मनुष्य नाश्वर हैं और सुकरात एक मनुष्य है, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुकरात भी नाश्वर है। ये सोचने का एक ऐसा ढांचा है जो आज भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कानूनी बहसों का आधार है। सोचने का तरीका सिखाने के बाद अरस्तु ने दुनिया की वास्तविकता को समझने की कोशिश की, जिसे तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहते हैं। जहां उनके गुरु प्लेटो मानते थे कि असली दुनिया आसमान में कहीं ख्यालों में है, वहीं अरस्तु ने कहा कि वास्तविकता यही है, इसी पदार्थ और आकार में। उन्होंने समझाया कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके 4 कारणों को जानना होता है। वो किस चीज से बनी है, उसका आकार क्या है, उसे किसने बनाया और सबसे महत्वपूर्ण, उसका उद्देश्य क्या है। अरस्तु का मानना था कि प्रकृति में हर चीज का, चाहे वो एक छोटा बीज हो या इंसान, कोई ना कोई अंतिम उद्देश्य जरूर होता है। और इसी उद्देश्य की खोज करते हुए उन्होंने अचल चारक या ईश्वर के विचार को भी रखा, जो दुनिया को धक्का देकर नहीं चलाता बल्कि अपनी पूर्णता की ओर खींचता है। ब्रह्मांड के इन भारी सवालों के बाद अरस्तु ने एक बहुत ही प्यारे और जरूरी सवाल का जवाब दिया कि एक इंसान खुश कैसे रह सकता है। अपनी नैतिकता की शिक्षा में उन्होंने कहा कि खुशी कोई मजे करना या पार्टी करना नहीं, बल्कि ये एक सार्थक जीवन जीने में है, जिसे उन्होंने यूडाइमोनिया कहा। और ये खुशी मिलती है सद्गुणों यानी अच्छे चरित्र से। यहाँ उन्होंने अपना मशहूर सुनहरा मध्य मार्ग या गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया। अरस्तु ने समझाया कि अच्छाई 2 अतियों के बीच का संतुलन है, जैसे साहस कायरता और दुस्साहस के बीच का संतुलन है, उदारता कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का रास्ता है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अति से बचना चाहिए और संतुलन बनाना चाहिए। लेकिन एक इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, हम समाज के बिना नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने राजनीति पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और बताया कि समाज की सबसे अच्छी व्यवस्था वो है जहां कानून का राज हो और जहां एक मजबूत मध्यम वर्ग हो। उनका मानना था कि मध्यम वर्ग ना तो अमीरों की तरह अहंकारी होता है और न ही गरीबों की तरह ईर्ष्यालु, इसलिए वो राज्य को स्थिरता देता है। अरस्तु यही नहीं रुके, उन्होंने कला और कहानियों की दुनिया में भी झांका। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि हम दुखद फिल्में या नाटक देखकर रोते क्यों हैं और फिर भी हमें अच्छा क्यों लगता है? अरस्तु ने अपनी किताब पोएटिक्स में इसका जवाब दिया। उन्होंने इसे कथारसिस कहा। उनका मानना था कि जब हम किसी नाटक में हीरो के साथ बुरा होते देखते हैं तो हमारे अंदर करुणा और भय की भावनाएं जागती हैं, और जब नाटक खत्म होता है तो ये भावनाएं हमारे मन से बाहर निकल जाती हैं, जिससे हमें एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है। यह हमारे मन की सफाई जैसा है। लाइसियम में अरस्तु का समय उनके जीवन का सबसे सुनहरा दौर था, लेकिन जैसे एक तासीदी नाटक में होता है, वैसे ही अरस्तु के जीवन का अंत अचानक और दुखद हुआ। उनके शिष्य सिकंदर महान की बेबीलोन में अचानक मौत हो गई। सिकंदर की मौत के साथ ही एथेंस में मैसिडोनिया के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी। अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे, लोगों के निशाने पर आ गए। उन पर भी सुकरात की तरह ही झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन अरस्तु ने सुकरात की तरह अपनी जान देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं एथेंस वालों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार पाप करने का मौका नहीं दूंगा। वे चुपचाप एथेंस छोड़कर अपनी मां के पुराने घर चले गए, लेकिन निर्वासन का दुख और बीमारी उन्हें ले डूबी।
एथेंस छोड़ने के सिर्फ 1 साल बाद 62 साल की उम्र में इस महान दार्शनिक ने अपनी आखिरी सांस ली। दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में से एक अंत अकेलेपन में हुआ। अरस्तु चले गए, लेकिन उनके विचार नहीं मरे। उनके लिखे हुए ग्रंथ सदियों तक तहखानों में बंद रहे, फिर अरब दार्शनिकों ने उन्हें खोजा और सहेजा, और अंत में वे फिर से पूरी दुनिया में फैल गए। आज 2400 साल बाद भी अरस्तु हमारे बीच जिंदा हैं। जब भी हम तर्क करते हैं, जब भी हम विज्ञान में जानवरों का वर्गीकरण करते हैं, जब भी हम संविधान की बात करते हैं, या जब भी हम कोई फिल्म देखकर भावुक होते हैं, तो हम अनजाने में अरस्तु के ही बनाए रास्तों पर चल रहे होते हैं। अरस्तु की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वो हमें सिखाते हैं कि सच की खोज में हमें कभी-कभी अपने गुरुओं से भी असहमत होने का साहस रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमें सिखाते हैं कि एक खुशहाल जीवन किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि उसे अपनी आदतों, अपने चरित्र और संतुलन से बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अनाथ बच्चे की जो दुनिया का सबसे बड़ा विचारक बना। मुझे उम्मीद है कि अरस्तु के जीवन की इस यात्रा ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अरस्तु की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। क्या वो उनका गोल्डन मीन का विचार था, या फिर कैथारसिस का सिद्धांत? और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली प्रेरणादायक ऑडियो बुक मिस ना करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।